अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ ये वसीम अल्ताफ साहब हैं, हम सभी सर को जानते हैं और डेफ़िनेटली आज भी हम उनसे कुछ बात जो है वो समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर आज 2-3 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, वैसे उनके आपस में कहीं न कहीं कनेक्शंस जो हैं वो मेरे ख़्याल है मिलते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको समझते हैं कि वाक़ई कनेक्शंस हैं या नहीं। एक तो भारत की अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं ख़ास तौर पे गौतम अडानी साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में सबसे सेकंड नंबर पे वो आ जाएँगे जिनके पास सबसे ज़्यादा डॉलर्स होंगे, ट्रिलियंस में बताया जा रहा है कि वो सबसे ये जो है वो भारत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो वर्ल्ड नंबर 2 होने होने जा रहे हैं 4 साल में। यानी कि सिर्फ गौतम अडानी की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल जो बिज़नेस कम्युनिटी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, बहुत से ऐसा है कि लोग कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से लोग पाकिस्तान में भी अच्छा काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? साथ-साथ जिस तरह का कल वाकया हुआ कि जी पार्लियामेंटेरियंस को जो है एक तरह से जाके अरेस्ट किया गया। पहले तो आम लोग मिसिंग पर्सन्स में थे, बलूचिस्तान वालों को अब शिकवा नहीं होना चाहिए कि केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब मिसिंग पर्सन्स में चले गए और 8-9 घंटे उनका कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए। ज़ाहिर है, उनको वही लोग ले गए होंगे जो सबको ले जाते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट हुआ होगा। लेकिन आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, ये जो आपने पहले बात की है गौतम अडानी की, ये 2028 में ट्रिलियनर हो जाएंगे। इस वक्त इनके जो कुल असासे हैं वो कुछ 84 अरब डॉलर के हैं। जो इलॉन मस्क है इस वक्त नंबर 1 दुनिया में सबसे अमीर तरीन आदमी, उसके जो असासे हैं वो इस वक्त कोई 200 अरब डॉलर के हैं। और जेफ बिजोस जो कि मालिक है अमेज़न का, उसके असासे को 190 अरब डॉलर के करीब हैं। तो 2028 में गौतम अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक ट्रिलियनियर बन जाएंगे। यानी उनके जो उनके पास जो असासे हैं वो उनकी मालियत यानी ट्रिलियंस में होगी। अ, तो इसी तरह 2033 में अ, जो मुकेश अंबानी हैं, वो भी इंडियन बिलियनियर हैं, वो भी ट्रिलियनियर बन जाएंगे 2033 में। तो इस रफ्तार से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और बुनियादी जो वजह है उसकी ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, यानी 1991 में जो मनमोहन सिंह थे बतौर वजीर खजाना, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई उनका तसलसल जारी रहा, उनको ब्रेक नहीं किया गया। अब वो क्या था, उसमें उसमें लिबरलाइजेशन थी, गवर्नमेंट कंट्रोल्स कम से कम कर दिए गए थे। उसके बाद फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और बाहर का पैसा जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट हो। फिर प्राइवेटाइजेशन, यानी बहुत से ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे जो लॉसेस दे रहे थे, तो उनको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई, टैक्स बेस को बढ़ाया, गुड्स एंड सर्विसेज जो थी उनके ऊपर एक खास रेट से टैक्सेस लगाए। मेक इन इंडिया पॉलिसी आई 2014 में, इंडिया की बनाई हुई इंडिजिनस चीजें जो हैं उनको बनाया जाए और उनको एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई गई। उसके बाद फिर जो एसेट्स स्ट्रेस्ड थे उनके लिए इन्होंने बाकायदा पॉलिसीज बनाई कि उनका क्या करना है जो कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे। अच्छा, फिर एक बिजनेस फ्रेंडली एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए कि यहाँ पे जो लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और ये पॉलिसीज जो थी इनका तसलसल रहा, इनको किसी ने डिसरप्ट नहीं किया, किसी ने आके तब्दील नहीं किया, किसी ने इन पॉलिसीज को आके ख़त्म नहीं किया, ये चलती रहीं। और इन्हीं इसी तसलसल का नतीजा है कि आज भारत जो है वो एक स्ट्रॉन्ग
इकोनॉमी बन चुका है और अनकरीब यानी चंद ही सालों में ये दुनिया की तीसरी, इस वक्त ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा यानी इसी दहाई में। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है अवाम का और बैरूनी दुनिया का एतमाद हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर, कि उनको पता है कि ये जो पॉलिसीज हैं इनकी सॉवरन गारंटीज हैं, इनको कोई तब्दील नहीं करेगा और जो भी कमिटमेंट होगी उसको पूरा किया जाएगा। हमारे यहाँ जो फैसला साज हुकूमत होती है, रियासत होती है। अब हुकूमत पे कौन एतबार करे, पार्लियामेंट पे कौन एतबार करे, हमारे इदारों पे कौन एतबार करे, जिनका पता ही नहीं है कि आज क्या पॉलिसी है तो और कल क्या पॉलिसी होगी। आप ये देखिए कि अभी कल रात को हमारे एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया और वो गायब हो गए और सारी रात वो किसी खास मकाम पे रहे और सुबह उनको छोड़ा गया। और अब बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि वो किसी सेफ हाउस में थे और बड़ा बुरा ट्रीटमेंट किया गया उनके साथ। अब ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी अगर ये हैसियत है कि इनको एक जगह से उठाया जाता है, इनको अपनी सिक्योरिटी भी साथ ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, सेफ हाउस में रखा जाता है और 8-9 घंटों के बाद इनको छोड़ा जाता है, तो अब इनके साथ कौन आके कोई डील करेगा, इन पे कौन एतबार करेगा, इनकी कही हुई कमिटमेंट पे कौन यकीन करेगा। यही हाल हमारी फेडरल गवर्नमेंट का है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी एक अजीब सी कैफियत है। पार्लियामेंट देख लें कि पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में से कल बहुत से लोगों को उठा लिया गया। अब कानून के मुताबिक जो स्पीकर होता है किसी भी एमएनए के खिलाफ यानी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ अगर कोई आपने एफआईआर काटनी है तो पहले वो उससे इजाज़त लेनी पड़ती है। वो इजाज़त देता है तो फिर आप एफआईआर काटते हैं और उसकी इजाज़त के साथ आप बंदे उठाते हैं वहाँ से। तो वो बेचारा वो उसकी क्या हैसियत रहेगी, वो बाहर से बंदे पकड़ पकड़ के उनको गाड़ियों में धकेल रहे थे, थप्पड़ भी मारे और उनको पकड़ के ले गए और उन पे केसेस बना दिए गए। तो अब इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई, हुकूमत की क्या हैसियत रह गई। और ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि हमें बुला के एक जगह पे और कानून साजी करवाई जाती थी। तो जहां पे पार्लियामेंट की कानून साजी भी पार्लियामेंट के अंदर ना हो रही हो, कहीं और हो रही हो, तो फिर उस पार्लियामेंट को कौन मानेगा, उस पार्लियामेंट के वजीरों को कौन मानेगा, उस लेकिन पार्लियामेंट इसको कौन मानेगा। सर लेकिन सर एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि अली अमीन गंडासपुर साहब, वैसे जैसे मैं कई बार कहती हूँ मैं उनकी कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन कल उन्होंने कमाल कर दिया सर। उन्होंने जो बात की है अपने पॉलिटिकल रैली में, उनका कहना ये था कि ये जनरल फैज हमीद तो हमें जहेज में मिले। उसके बाद उन्होंने कहा इनको किसने बनाया था, आईएसआई का हेड भी हमने नहीं बनाया, उसके आगे जितनी उनकी पोस्ट थी वो हमने नहीं, हमने जनरल भी हमने इनको नहीं बनाया। उनका कहना ये था कि इदारे अपने आप को सही करें, ये जो फौजी जनरल्स हैं ये अपने आप को ठीक करें, ये हमारे ऊपर ना डालें कि कोई चीज गलत होती है तो हमने की है और सही होती है तो इन्होंने की है। उन्होंने भी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी जो है वो इनको स्पेस नहीं दी। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल है बहुत से लोगों ने दाद भी दे रहे होंगे, लेकिन उसी वजह से मेरे ख्याल है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी ले जाएगा। उसी वजह से वो जो चंद एक उन्होंने जुमले कहे वो जो ताकतवर हल्के हैं उनको पसंद नहीं आए।
तो फिर उन्होंने अपना एक एक्शन लिया इस पे। लेकिन यही एक्शन जो है ये कानून के दायरे में रहते हुए भी लिया जा सकता था कि अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की थी जो कि वाकई ही जिससे कि डायरेक्टली रियासत पाकिस्तान पे एक कोई ज़र्ब पड़ती थी, तो फिर एक प्रॉपर कानूनी तरीका इख्तियार किया जाता, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया जाता और कानूनी तरीका। लेकिन अब ये कि उठा लेना एक बंदे को, ये कि रुकने पार्लियामेंट जो थे उनको उठा लेना और उठा के ले जाना, देखिए ना ये चीजें जो है ना ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आप करें, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो अब आप किस तरह की आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और जो पार्लियामेंट है, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनका एहतराम होना चाहिए और जो भी कानून ने तरीका वज़ा किया है उनको अरेस्ट करने का, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर एक तरफ तो हम बड़ा बढ़-बढ़ के जो है पहले अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बनाने में रोल अदा करता रहा पाकिस्तान और मानते भी रहे कि जी हमने किया है। अब इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी वो जो चाय पी थी काबुल में वो हमें बड़ी भारी पड़ी है। तो चाय आपको पता है कि जनरल फैज़ ने पी थी। तो जी अब एकदम से पहले वो इनके चहीते थे, ये अपना बाप कहते थे, क्या कुछ इनको नहीं कहते थे, हर चीज़ में उनको आगे रखा जाता था और अब अचानक से हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो जनरल फैज़ पे आके ख़त्म है। बल्कि आज तो मैं देख रही थी कि किसी चैनल पे बैठे हुए थे वो फैसल वाउडा और उनका कहना था कि जिस दिन मुराद सईद मिल गए तो उस दिन इमरान खान की और जो वो है जनरल फैज़ की उनको फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये एकदम से आपका ख्याल है लोगों के सोच बदल गई है या क्योंकि वो पकड़े गए हैं कोई और रास्ता नहीं है तो सब लोग एक ही जबान बोल रहे हैं? वो अब असल में ताकतवर हलकों की गुड बुक्स में नहीं रहे, लिहाजा हर कोई उनके ऊपर चढ़ दौड़ा है, सीधी सी बात है। हम्म। अगर वो आ, उनका अगर वो गुड बुक्स में होते ताकतवर हलकों की, तो फिर कोई भी ऐसी बात ना करता। तो ये हमारे हमारे यहाँ एक ये इसी तरह का रिवाज है और जिसको वो बुरा कहेंगे उसको ये सब बुरा कहेंगे। तो बाकी ये जो इन्होंने बात वहां पे जाके की है, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान हाई कमीशन में और भी उन्होंने बहुत सी बातें की इसके अलावा। और कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो सॉलिड हो कि जी हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट्स रिज़्यूम हो जाएँ पीआईए की यहाँ पे। हमारी बड़ी कोशिश है जी कि हमारे जो तल्लुकात हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएँ, और ये इस किस्म की बातें करते रहे हैं वो वहाँ पे जाके। लेकिन कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि जिससे वाक़ई नज़र आए कि कोई हमारे बरतानिया से तल्लुकात में बेहतरी आ रही है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक बात ये कही कि आईएमएफ जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अब ये बात एक ऐसे मौके पे करना जबकि आईएमएफ का जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान के लिए एक $7 बिलियन का कर्ज़ा मंज़ूर करना है। मेरे ख़्याल में ये तो बहुत ही एक ब्लंडर है इसहाक डार ने जो किया है। और अब आप देख लीजिए। लेकिन आईएमएफ ने करना होता तो कब का कर चुका होता सर। ये कोई पहली बार थोड़ी गया आईएमएफ में, 26 बार जा चुके हैं। नहीं, हाँ, वो तो सही है आपकी बात। वो तो बिल्कुल सही है कि वो तो कर चुके होते। लेकिन इस मर्तबा अभी काफ़ी मसाइल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 9 सितंबर को उनकी जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान को कंसिडर नहीं किया गया। 13 वाली जो मीटिंग है उसका भी शेड्यूल आ गया है, उसमें भी पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद फिर 18 सितंबर को उनकी एक और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, उसमें भी पाकिस्तान उस एजेंडा पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को फिलहाल वो कंसिडर नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि इन्होंने पाकिस्तान को कहा है जी कि आप $2 अरब अरेंज करें। अब वो $2 अरब इन्होंने सऊदीया से ट्राई कर रहे हैं, यूएई से ट्राई कर रहे हैं, वो अरेंज नहीं हो रहे, क्योंकि वो जो फिस्कल गैप आ रहा है ना, वो जो दरमियान में
यानी जितने इनके पास डॉलर्स होने चाहिए, यानी वो 7 अरब तो वो IMF फिर देगा ना, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक गैप आ रहा है इनके अखराजात में और इनकी सप्लाई में, वो 2 अरब डॉलर का है। वो 2 अरब डॉलर इन्होंने अरेंज करने हैं, वो नहीं हो रहे। वो अब इन्होंने डेफर्ड पेमेंट्स की भी सऊदीया से बात की, इन्होंने कहा जी कि आप हमें कुछ दे दें, कुछ डॉलर, कोई नहीं दे रहा है इनको। तो अब अगर वो नहीं मिलते तो फिर वो जो 7 अरब डॉलर का कर्जा है ना IMF का, जो लोन है, वो भी खटाई में पड़ जाएगा, फिर उसके मिलने के भी इम्कानात नहीं है। सर 4 बिलियन मांगे थे इन्होंने यूएई से, उन्होंने भी मना कर दिया है, सऊदी अरब जी, भी नहीं दे रहा। तो चाइना तो हमारा बहुत दोस्त है, हम समंदर से गहरी और आसमानों पहाड़ों से ऊंची, चाइना की तरफ क्यों नहीं और जाते? शहद से मीठी। शहद से मीठी, बिल्कुल। जी हाँ, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती। लेकिन वो सारा कुछ जो है ना, वो ठीक है, अपनी जगह होगा, लेकिन बहरहाल वो पैसे नहीं देंगे अब आप। लेकिन सर हम लोगों को क्या अब क्या हुआ है पाकिस्तान की, जो कह लीजिए चाहे पॉलिटिशियंस हो या पब्लिक हो, अब हमें क्या शर्मनानी बंद हो गई है कि हम मतलब किसी से बार बार लोन मांग रहे हैं? मुल्क जो है वो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है, डोनेशंस पे चल रहा है, अपनी ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना काम करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है हमारे लोगों में? नहीं, लोगों में नहीं जी, लोग तो हमारे बड़े एंटरप्राइजिंग मतलब हैं। ये लोग जो जो मुल्क चलाते जो मुल्क चला रहे हैं जी, वो इस वक्त जो है ना, वो सर्वाइवल की गेम चल रही है। कि जो MNA है वो कहते हैं यार मैं ज्यादा अरसा और MNA रह लूं, जो मिनिस्टर है वो कहते हैं यार कुछ दिन मैं और गुजार लूं, जो वजीर आजम है वो कहता है यार मैं भी प्रोटोकॉल ले लूं, जितने दिन और मिल जाते हैं मुझे। और यही हाल जो है ये बाकी और इदारों के जो ऊपर लोग बैठे हैं उनका भी है कि वो भी अब टाइम मांग रहे हैं। अदरवाइज कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तो है ही नहीं। यानी ये तो कोई सोच ही नहीं रहा कि यार कल को क्या होना है और परसों क्या होना है, क्या प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म की तो बात खत्म हो गई है, अब तो शॉर्ट टर्म है, अब तो डेली बेसिस पे मामलात आ गए हैं। तो इन हालात में फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यानी जहां पे कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जहां पे कोई एक आपकी पॉलिसी ही नहीं। अब कल कल क्या हुआ है, कल जब वो गिरफ्तार किया जा रहा था पार्लियामेंटेरियंस को गैर कानूनी तरीके से, पार्लियामेंट की हदूद से, जहां से आप नहीं कर सकते, और गिरफ्तार करने के लिए आप FIR आपको काटनी पड़ती है, और उसके लिए स्पीकर इजाजत देता हैं। है, और स्पीकर की इजाजत के बाद फिर आप अरेस्ट करने से पहले इजाजत लेते हैं आपके, हम गिरफ्तार पार्लियामेंट से जब पकड़ पकड़ के लोगों को ये वो वैगनों में ठोंस रहे थे उस वक्त, कल एक डिनर हो रहा था प्रेसिडेंसी में, बिल्कुल। वहां पे सारे बैठे हुए, वहां पे ये कोई चिकन कॉर्न सूप पी रहे थे और गप्पें लग रही थी, और वहां पे, और वो इसलिए था जी कि वो जो कोई कानून साजी करनी है, वो जो एक बिल लेके आ रहे हैं, जुडिशल बिल, जहाँ पे जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है और काफी कुछ चीजें हैं, वो उसकी कोई उसका लाहे अमल तैयार किया जा रहा था वो। तो जहाँ पे ये हो, हालांकि असूली तौर पे देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे अब गंडापुर ने कुछ मीडिया पर्सन्स के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, तो सारा मीडिया जो है वो बायकॉट कर गया, क्योंकि बात मीडिया की हो रही थी। तो अब जब पार्लियामेंट पे ये एक तरह का, मैं समझता हूँ, एक एक इंग्रेशन है, तो इसकी यार सबको मिलके इसकी मजम्मत करनी चाहिए। कोई मजम्मत नहीं कर रहा था इनमें हुकूमती बेंचों में से, उल्टा वो यानी सफाइयां पेश कर रहे थे जी के, और जी जी देखें ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि फिर सारी जिम्मेदारी इन पे आती है जी, इन्होंने भी ये कहा, इनको भी ये करना चाहिए, उनको भी, यानी वो बड़ा मोहतात तरीके से वो ये बयानात दे रहे थे और सारा मलबा PTI के ऊपर डाल रहे थे। तो क्योंकि यहाँ, ये तो सर हमेशा से होता है ये लोग अपनी सीट रखने के लिए हाँ हमेशा यही गेम खेलते हैं ना, स्टैब्लिशमेंट की वाह शुरू कर देते हैं और दूसरी पार्टी जो है उसको कहते हैं सब गलत है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये नहीं सोचते
कि कल को ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है, कल को हमें भी इसी तरह पकड़ा जाएगा पार्लियामेंट की प्रेमिसेस से और उन वैगनों में और वो डालों में हमें डाल के ले जाएंगे। ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि कल को हमारा भी कुछ सीएम जो है, जैसे कराची के एक होटल में वो छापा मारा गया था वहां पे, तो कल को जनाब इसी तरह का कोई छापा जो है ना वो दोबारा हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो ये चीजें सोचनी चाहिए, कोई भी कानून बनाते हुए सोचना चाहिए इनको कि यार ये कल को हम जो ये मसलन पीका का कानून बना रहे हैं, कल को ये कानून तो हमें खा जाएगा। लेकिन ये कोई, मैंने कहा ना, शॉर्ट साइटेड लोग हैं ये यानी आज में रहते हैं, बस आज में भी कल रहते भी। हैं। हाँ, ये दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ीदार। ये इनको कल का इनको नहीं पता कि कल का नहीं सोचते, ये परसों का भी नहीं सोचते, ये इसी वक्त इस वक्त जो मिल रहा है, इस वक्त जो मजे हैं बस वो ही हैं, लेकिन कल को क्या होगा वो नहीं सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की हालत जो है पहले से ज्यादा खराब से खराब होती जा रही है, लेकिन किसी को ना अक्ल आ रही है और ना ही कोई कुछ करना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।